माधवी अपनी बात कहकर तो चली गई, लेकिन कनक और ओम शंकर के बीच दीवार खड़ी करके गई। ओम शंकर कनक के पास आकर उससे कहा, काकी साकी हम बहुत इज्जत करते हैं, वो हमारी माँ समान है। उनकी आज्ञा के बिना हम कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। यहाँ तक कि इस हवेली में कोई भी उनकी इस इजाजत के बिना कुछ नहीं करता। तुम ये बात समझ चुकी होंगी। कहते हुए ओम शंकर हवेली के बाहर जाने लगता है। तभी वह पीछे मुड़कर कनक से कहता है, तुम तलाक के पेपर्स जल्द ही साइन कर दो, फिर तुम्हें हमारे घरेलू मामलों पर दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कहता हुआ ओम शंकर सीधे हवेली से बाहर निकल जाता है। कनक के पैर वही ठिठक जाते हैं। ओम शंकर को गए कितने वक्त बीत गए, लेकिन कनक अभी भी दरवाजे पर खड़ी शून्य को ताकती रही। तभी चित्रा ने उसके पास जाकर कहा, भाभी सा। चित्रा की आवाज पर कनक तंद्रा से बाहर आती है। हाँ, वो खुद को एक बार देखती है तो कभी चित्रा को जो उससे सवाल किए जा रही थी, लेकिन कनक के दिमाग में सिर्फ ओम शंकर की कही गई बात ही गूंजती है। वो वहां से रोती हुई अपने कमरे में चली गई और खुद को चार दीवारी में बंद कर लिया। एक ही पल में ओम शंकर ने उसे इस घर से और हवेली से पराया कर दिया था। चार दीवारी में बंद होने से ज्यादा कनक को ओम शंकर की बातों से घुटन होने लगी थी। वह न तो समझ पा रही थी और न ही कुछ कह पा रही थी। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मुझे एहसास है अपनी गलती का। इस घर से मेरा रिश्ता बन चुका है, मैं अपना मानती हूँ इस घर को, कुमुद बाबा सा, काकी सा को, और तुम्हें भी। फिर क्यों तुम इन सब से मुझे अलग करना चाहते हो? क्यों क्यों? कनक कुछ देर बैठी रोती रही, फिर अपने आंसू पोंछते हुए सामने रखी तलाक की पेपर्स को देखती है। अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हें तकलीफ होती है, मेरे फैसले से तुम्हें दखल होना लगता है, तो ठीक है, मैं तलाक के पेपर्स साइन कर देती हूँ। कहते हुए कनक एक पल भी बिना गवाए पेपर्स साइन कर देती है। माधवी अपने कमरे में मौन बैठी गहन चिंता में पड़ जाती है। अपने आसपास हो रहे परिवर्तन से उसे ये सोचने पर मजबूर कर रही थी, उस लड़की ने आज सही नहीं किया। हमारे इजाजत के बैगर बड़े हुकुमसा के कमरे में जाना और उनकी चीजों पर नजर रखना, ये सब ठीक नहीं किया उसने। और रही बात कुमुद के रिश्ते की, हम जैसा चाहेंगे वही होगा उसके साथ। उस लड़की के बढ़ते कदम हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। आज अगर हम सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो हमारी वर्षों के बनाए गए चक्रव्यूह को तोड़ सकती थी। नहीं नहीं, इससे पहले कि उसे कुछ भी पता चले हमें कुछ करना होगा। बस एक बार कोई मौका मिल जाए, फिर उस लड़की को धक्के मारकर इस हवेली से बाहर निकाल दूंगी। माधवी दरवाजे की ओर देखती है, जहां छबीली पहले से ही उसके कमरे के बाहर थी। हमें जल्द से जल्द ओम शंकर और उस लड़की के बीच चल रही सारी बातें और गतिविधियों को हम तक पहुंचनी चाहिए, फिर देखती हूँ उसे कौन बचाता है। कहते हुए माधवी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान छा जाती है। जी मालकिन। कहते हुए छबीली इठलाती हुई अपने काम में लग जाती है। कुमुद कनक को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है। भाभी सा पता नहीं कहाँ रह गई। उन लोगों के जाने के बाद वो मुझसे मिलने भी नहीं आई, शायद अपने कमरे में होगी। भाभी सा मैं हूँ कुमुद, दरवाजा खोलो। कुमुद के कई बार आवाज लगाने पर कनक दरवाजा नहीं खोलती है तो कुमुद दरवाजे पर हल्के से धक्का देते हुए ही खुल जाती है। अरे दरवाजा तो खुला हुआ ही था, हमने ही ध्यान नहीं दिया। शायद भाभी सा आराम कर रही होगी। भाभी सा? यहाँ तो भाभी सा नहीं है, नीचे भी नहीं थी। रसोई में भी देख लिया था, वहां भी नहीं थी भाभी सा। फिर कहाँ चली गई? कुमुद नीचे जाकर सबसे पूछती है कनक के बारे में, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। तभी माधवी अपने कमरे से आकर कुमुद से कहती है, कुमुद खाना लगवाओ, हम बहुत थक गए हैं, जल्द ही आराम करना चाहते हैं। माधवी के कहने पर भी कुमुद अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं देती है, उसे तो कनक की ही चिंता हो रही थी। कुमुद बावली हो गई हो, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी तक भूत बनी खड़ी हो। जाओ खाना लगाओ, सब आते ही होंगे। माँ सा कनक भाभी सा अपने कमरे में नहीं है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई है भाभी सा। इस लड़की के पाँव घर पर टिकते ही कहा है, कुमुद तुम्हारी भाभी सा कोई डाबर न ही जो पुष्कर में खो जावेगी। अपनी मर्जी से बाहर गई है, अपनी मर्जी से घर भी आ जावेगी। थारे को उसकी चिंता करने की कोनी जरूरत। जाकर खाना लगाओ। माधवी कुमुद पर गुस्सा दिखाते हुए कहती है। तभी ओम शंकर हवेली में आता है। कुमुद उसे देखकर दौड़ते हुए उसके पास जाकर कहती है, भाई सा भाभी सा अपने कमरे में नहीं है और न ही हवेली में। हमने हर जगह ढूंढ लिया, पता नहीं भाभी सा कहाँ चली गई। चली गई मतलब ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकती है, यही होगी कहीं। ओम शंकर कनक के घर पर नहीं होने से उसे भी चिंता होने लगी थी। नहीं भाई सा, हम बहुत देर से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर वह हवेली में है ही नहीं। हवेली में नहीं है फिर कहाँ जा सकती है? कहीं मेरी वजह से तो नहीं चली गई कहीं? ओम शंकर कुमुद की बात सुनकर उसे अपनी बात पर गौर करता है, जो आज सुबह उसने कनक से कहा था। तू रुक, मैं देखता हूँ उसे। ओम शंकर बिना वक्त गंवाए कनक को ढूंढने हवेली से बाहर जाने लगता है, तभी उसके पैर रुक जाते हैं।
भाभी सा, कनक हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। कुमुद उसे देखते ही तुरंत उसके पास जाकर उसे कहती है, भाभी सा कहाँ चली गई थी आप? हमने हर जगह ढूंढ लिया, आपको हवेली में आप कहीं नहीं मिली। भाई सा आपको ढूंढने ही जाने वाले थे। कनक एक नजर ओम शंकर को देखती है, दूसरे ही पल नजरें फेर लेती है। कुमुद मैं मंदिर गई थी थोड़ी देर के लिए। वो माँ पापा दादी की याद आ रही थी, इसलिए मंदिर में दिया जलाने गई थी। भाभी सा आप हमसे कह देती हम चलते आपके साथ। आपने तो हमें डरा ही दिया था। और भाई सा भी परेशान हो गए थे। कुमुद एक लंबी राहत की सांस लेती हुई कहती जा रही थी, कुमुद तुम्हारी भाभी सा को सिर्फ परेशानी देनी आती है, इसलिए जब मन किया हवेली से बाहर निकल गई। और उनके पीछे पीछे हम दौड़ते रहे। है न बिंदनी सा सही कहा न हमने। माधवी तंज कसती हुई कनक से कहती है, काकी सा मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस तरह बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। कुमुद तुम भी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें भी परेशान होना पड़ा। पर अब मेरी वजह से किसी को भी परेशानी नहीं होगी। कनक अपने आखिरी शब्द पर ओम शंकर की ओर देखती है, जहां ओम शंकर भी उसकी बातों का समझ न पाया था। लेकिन कनक के इस बर्ताव से उसे संदेह जरूर होने लगी थी। कुमुद तुम्हारी भाभी सा सही सलामत घर आ गई है, क्या अब तुम खाना लगवा रही हो या हमें भूखे ही सोना पड़ेगा? माधवी अपना सारा गुस्सा कुमुद पर निकाल रही थी, क्योंकि इस समय ओम शंकर सामने था और वह उसके सामने कनक को जलील नहीं करना चाहती थी। जी माँ सा, हम अभी सबके लिए खाना लगवाते हैं, कहते हुए कुमुद चली गई। माधवी एक तीखे नजरों से कनक और ओम शंकर को देख रही थी, जो इस वक्त ओम शंकर कनक की ओर देख रहा था। क्या होगा आगे जानने की कहानी के साथ कनेक्ट रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।